हेलो दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी को दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा डिजास्टर माना जाता है, जिसमें 2 लाख लोगों की मौत हो गई और कई हजार लोग घायल हो गए, जिसके इफेक्ट्स आज भी वहाँ के लोग देखते हैं। मगर मैं आपको आज इससे भी बड़े डिजास्टर के बारे में बताऊंगा, जो 400 हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब्स के बराबर था। इस डिजास्टर का नाम है चेरनोबिल डिजास्टर, जिसको हिस्ट्री का वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर माना जाता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि ये डिजास्टर कैसे हुआ और इसमें कितने लोग तुरंत मारे गए और इसका लोगों और एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट हुआ और इसको कैसे बंद किया गया। Soviet leader Mikhail Gorbachev made any public pronouncement on the nuclear disaster returnable. ये प्लांट सोवियत यूनियन का हिस्सा था, जिसको यूक्रेन के चेरनोबिल सिटी के 16 किलोमीटर दूर बनाया गया था। इस प्लांट में 4 न्यूक्लियर रिएक्टर थे। इस प्लांट का दूसरा नाम था व्लादिमीर लेनिन न्यूक्लियर पावर प्लांट। 4 न्यूक्लियर रिएक्टर में से पहले न्यूक्लियर रिएक्टर को 1977 में बनाया गया और एक को 1981 में, जो चौथा और मेन न्यूक्लियर रिएक्टर था जिसमें धमाका हुआ, उसको 1983 में बनाया गया। ये चारों न्यूक्लियर रिएक्टर यूक्रेन की 10% इलेक्ट्रिसिटी को बनाते थे। आसान भाषा में बताया जाए तो न्यूक्लियर रिएक्शन से पानी को गर्म किया जाता था, उससे जो स्टीम निकलती थी उससे टरबाइंस घूमते थे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती थी। न्यूक्लियर रिएक्शन एक कंटिन्यूअस चेन रिएक्शन होता है जो कभी नहीं रुक सकता। इसको कंट्रोल करने के लिए रिएक्टर में 211 रॉड्स को डाला जाता था। चेरनोबिल रिएक्टर में ये रॉड्स बोरान की बनी हुई होती थी और इनकी टिप ग्रेफाइट की होती थी, जो एक मॉडरेटर का काम करता था। ये प्रोसेस को 24/7 यानी 24 घंटे इसको चलाया जाता था। इसको 1 सेकंड के लिए भी रोका नहीं जा सकता था, क्योंकि रिएक्टर के अंदर का टेम्परेचर 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। इतने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रिएक्टर को ठंडा रखना भी तो ज़रूरी है। इसके लिए इस रिएक्टर में पानी की लाइन्स को डाल के हर वक्त पानी को कंटिन्यूस सप्लाई किया जाता था, जो कि एक कूलेंट का काम करता है। मगर इस पानी को सप्लाई करने के लिए भी तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। वो इलेक्ट्रिसिटी को चेरनोबिल से ही लिया जाता था और इलेक्ट्रिसिटी बंद होने के समय इमरजेंसी के लिए बड़े बड़े डीजल जनरेटर्स को रखा गया था। मगर इस जनरेटर को शुरू होने में 60 सेकंड लगते थे, यानी 1 मिनट। इंजीनियर्स चाहते थे कि कैसे भी करके ये 1 मिनट के लिए भी पानी का फ्लो बंद ना हो। इसके लिए रिएक्टर में एक सेफ्टी सिस्टम को इंस्टॉल किया गया, जहां रिएक्टर बंद होने के बाद भी वो इलेक्ट्रिसिटी को देता रहेगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन एकदम से कम होने के बजाय धीरे धीरे कम होगी। तब तक जनरेटर्स शुरू हो जाएंगे और पानी की सप्लाई कंटिन्यूस रहेगी। इस सिस्टम को इंस्टॉल तो कर दिया गया, मगर इसकी टेस्टिंग अभी बाकी थी। ये सारी टेस्टिंग 4th रिएक्टर पे ही हो रही थी, जो कि मेन रिएक्टर था। 26 अप्रैल 1986 की रात को इस पूरे सिस्टम की टेस्टिंग हो रही थी। ये टेस्ट डिप्टी इंजीनियर अनाटोली डायाटलोव की निगरानी में हो रहा था। 25 अप्रैल को, ठीक एक दिन पहले, ये रिएक्टर को टेस्ट किया जाना था, मगर किसी वजह से इस टेस्टिंग को रोक दिया गया और ये एक दिन डिले हो गया। 26 अप्रैल आज कैसे भी करके इस टेस्ट को पूरा करना था। रूल बुक के हिसाब से ये टेस्ट को तभी परफॉर्म किया जाएगा जब ये रिएक्टर 700 मेगावाट की पावर को दे रहा होगा। नॉर्मली ये 1600 मेगावाट तक देता है। जैसे ही अनाटोली ने कंट्रोल रॉड्स को अंदर डालने का ऑर्डर दिया, रिएक्शन धीरे धीरे कम होने लगा। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, मगर इस रिएक्शन में ज़ेनॉन 135 बनने लगा। ये न्यूक्लियर रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट है, जिससे रिएक्शन एकदम से कम होने लगा, क्योंकि ये बोरॉन की तरह न्यूट्रॉन्स को अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर लेता था। अब हुआ ये कि ये रिएक्टर की पावर अब गिरते गिरते 30 मेगावाट तक गिर गई। तभी डिप्टी इंजीनियर ने रिएक्शन को तेज़ करने के लिए कंट्रोल रॉड्स को निकालना शुरू किया। पहले कुछ रॉड्स को निकाला गया। कुछ देर बाद वो लोगों ने 211 में से 203 रॉड्स को निकाल दिया। यहाँ ये सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का वायलेशन था। रूल बुक में साफ लिखा था कि रिएक्टर में
15 से कम कंट्रोल रॉड्स नहीं होनी चाहिए। ये करने से पावर बढ़ते बढ़ते कई हजार वाट तक पहुंच गया। जो पानी रिएक्टर में मौजूद था, जिसको कूलेंट का काम करना था, वो कुछ ही सेकंड में एवापोरेट हो गया, जिससे और भी पावर जनरेट हो गई। पूरी बिल्डिंग में शॉक वेव्स पैदा होने लगी। ये लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जहां ये लोग डर गए और ठीक 1:23 पर इमरजेंसी बटन को दबाया, जिससे एकदम से सारी कंट्रोल रॉड्स रिएक्टर में घुस गई। पहले मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल रॉड्स की टिप ग्राफाइट से बनी हुई है, क्योंकि ग्राफाइट एक मॉडरेटर का काम करता है, जिससे रिएक्शन और तेज होता है। जब ये लोगों ने ये रॉड्स को एकदम से घुसाया तो ग्राफाइट एकदम से रिएक्टर में जाने से रिएक्टर की पावर 3300 वाट तक चली गई। बटन को दबाने से ठीक 7 सेकंड बाद एक बड़ा सा धमाका हुआ। इस धमाके से रिएक्टर का कोर मेल्ट हो गया और इससे कई गुना ज़्यादा बड़ा धमाका हुआ। जो रिएक्टर के ऊपर 1000 टन की लिड लगी हुई थी, वो एक रुई की तरह हवा में उड़ गई। धमाके की वजह से स्पॉट पर 2 लोगों की मौत हो गई। जहरीला रेडियो एक्टिव मटेरियल और यूरेनियम हवा में फैलने लगा। इसका असर न सिर्फ यूक्रेन बल्कि स्वीडन और स्पेन में भी दिखने लगता है। और जो रेडियो एक्टिव डस्ट घास पर गिर रहा था, जिसको गायें खा रही थी, उसके दूध में रेडियो एक्टिव की मात्रा ज़्यादा हो गई, जिससे 20,000 बच्चों में थायराइड कैंसर के केसेस देखने को मिले। सोवियत यूनियन को इस पूरे डिजास्टर से $235 मिलियन का नुकसान हुआ। इसके बाद सन 1989 में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियर ऑपरेटर की स्थापना की गई, जो दुनिया भर में न्यूक्लियर पावर प्लांट के सेफ्टी को चेक करता था। इवेंचुअली इस पावर प्लांट को बंद कर दिया गया और उसके 30 किलोमीटर के एरिया को भी बंद कर दिया गया, जहां पर आज कोई नहीं रहता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लिक ऑन द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड ऑन एवरी अपडेट फ्रॉम माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।